हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। इसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हम कहते हैं, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन। किसका? टेक्स्ट बुक का। तो पाठ्य पुस्तक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है और ये हर मेथड में, सोशल साइंस के हर मेथड में दिया हुआ है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो हम इसको सब विषय के लिए, सोशल साइंस के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सब मेथड के लिए इसको लेकर चलेंगे। और सब विषय के जो बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने का क्या तरीका है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि सीखना जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम में कभी नहीं लर्निंग हो सकती है। हम जब भी किसी को, शिक्षार्थियों को, जब भी हम अपने लर्नर्स को कुछ लर्निंग गोल्स देते हैं या डायरेक्ट करते हैं कुछ लर्निंग गोल्स की ओर, कुछ विशिष्ट सीखने के लक्ष्यों की ओर उनको निर्देशित करते हैं और ये देखते हैं कि ये गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं, तो इसमें हमें पाठ्य पुस्तक ही मदद करती है। टेक्स्ट बुक हेल्प्स टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी पता चलता है टेक्स्ट बुक के जरिए कि वो इस लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो टेक्स्ट बुक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो दे लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है? टेक्स्ट बुक के बारे में। तो ये पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो है, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क, बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। टेक्स्ट बुक वो है जिसका जो आधार होता है और उसके आधार पर ही टीचर भी अपनी शिक्षण की गतिविधियों को चलाता है और छात्र भी छात्र भी ये जानते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारी चीजें प्रेस्क्राइब्ड होती हैं। तो वो हर बच्चे को सर्वोत्तम अवसर देता है सीखने का और टीचर को सिखाने का। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आधार होता है टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक जो है, इस टेक्स्ट बुक क्या कहा जाता है? टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता था? पहले 1779 में पाठ्य पुस्तक किसको कहा जाता था? जो छात्र के द्वारा उपयोग की जाती थी पुस्तक, उसको टेक्स्ट बुक कहा जाता था। ये 1779 में ये मान्यता थी। और उसके पहले 1730 में क्या होता था कि इस पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या होता था? टेक्स्ट बुक का मतलब होता था कि बुक प्रिंटेड विथ वाइड स्पेस बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता था। क्योंकि नोट्स जो होते थे ना, नोट्स में स्पेस कम होता था, लेकिन बुक में ज़्यादा स्पेस होता था, वाइड स्पेस होता था। प्रिंटेड बुक जो होता था, पंक्तियों के बीच में बहुत स्थान होता था। टेक्स्ट बुक को सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। सेकेंडरी, इसको माध्यमिक नहीं, द्वितीयक स्रोत क्यों कहा जाता है? एक प्राइमरी सोर्स होता है जब आप खुद रिसर्च करते हैं या खुद से कुछ आप नई चीज को लिखते हैं, तो दैट इज प्राइमरी। ये सेकेंडरी सोर्स इसलिए कहलाता है कि बहुत ऑथर जो होते हैं ना टेक्स्ट बुक के, वो जो भी थ्योरीज को इंटरप्रेट करते हैं या जो भी सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, वो किसी विषय के निर्धारित सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। मतलब वो दूसरे के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को फिर से व्याख्या करते हैं, इसलिए वो यह एक सेकेंडरी सोर्स होता है। और तृतीयक स्रोत, प्राथमिक हुआ जो कि खुद रिसर्च करके कुछ नई खोज करते हैं, तो प्राइमरी सोर्स होता है, वो लिखा हुआ प्राइमरी। और सेकेंडरी हो गया कि ये किसी के दिए गए सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, तो टेक्स्ट बुक में अगर, तो उसे सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। और तृतीयक स्रोत का मतलब होता है जो कि तृतीयक में जर्नल्स होते हैं, कुछ लेख होते हैं जिसका कि कोई भी पर्टिकुलर लेखक को उसका श्रेय नहीं दिया जाता है, तो वैसे लेख और रचनाएं जो होती हैं उसे तृतीयक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन या अप्रेजल, दोनों चीज सेम है, मूल्यांकन या अप्रेजल।
दोनों का मतलब एक है, ये टीचर के द्वारा किया जाता है। ये जो अप्रेजल है या मूल्यांकन है पाठ्य पुस्तक का, वो उन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष पुस्तक को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाएगा उसे ही पता चलेगा कि इसमें क्या कमियां हैं, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, किसी भी पाठ्य पुस्तक की, किसी भी टेक्स्ट बुक की। लेकिन 1997 में चैम्बर्स का मानना था कि यह जो गतिविधि है, आमतौर पर इसे अगर सभी लोगों को शामिल किया जाए तो टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन करने के में अगर सभी टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन करने में सभी व्यक्तियों को अगर शामिल किया जाए, सभी व्यक्ति कौन कौन से हो गए जो कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो जैसे शिक्षक हैं, छात्र हैं, तो इन सभी के द्वारा अगर इसका इवैल्यूएशन किया जाए इस गतिविधि को, तब ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कौन सा टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग में यूज किया जाए, यह विचार करता है या बताता है कि कौन सी बुक को यूज किया जाए, कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी होगी। यह टीचर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह टीचर को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है और उपयोगी सूचनाएं देता है, ताकि टीचर जो है, जो शिक्षक है, वो जो छात्र हैं उनकी एक्टिविटीज को एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके, नियमित कर सके, उनके कार्यों की योजना बना सके और क्लासरूम का प्रबंधन कर सके। इसलिए शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। टेक्स्ट बुक के इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या है कि बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो ये अगर टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन करेगा तो शिक्षक क्या कर सकता है कि बाजार में या जो भी इवैल्यूएशन करेगा वो डिस्क्रिमिनेट कर सकेगा, विभेदीकरण कर सकेगा कि कौन सी बुक अच्छी है। टेक्स्ट बुक में विभेदीकरण करने के लिए टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन जरूरी है। पहला क्या है कि डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब कि पाठ्य पुस्तकों में विभेदीकरण करना। विभेदीकरण का मतलब उसके अच्छाइयों के आधार पर कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक ज़्यादा उपयोगी है, कौन सी कम। दूसरा कि टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ फैमिलियरिटी विद द बुक्स कंटेंट विच असिस्ट एजुकेटर्स इन आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन से पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट बुक के स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी कमजोरी और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बतलाता है, स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट को बतलाता है कि ये इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं कि नहीं, जो छात्रों को पढ़ाने हैं, सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें हैं कि नहीं। या फिर ये भी पता चलता है कि उसके एक्सरसाइजेज में अभ्यास के जो कार्य दिए हुए हैं, टास्क जो दिए गए हैं, और पूरे टेक्स्ट में कुछ कमी तो नहीं है, उसकी कमी को भी पहचानने में मदद मिलती है। टेक्स्ट बुक एक ऐसी किताब है जो कि किसी भी विषय के अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है। लोग टेक्स्ट बुक को यूज करते हैं किसी विषय के बारे में तथ्यों को जानने के लिए, किसी निश्चित या किसी पर्टिकुलर विषय के में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, क्या क्या विधियां हैं, उसको सीखने के लिए, किसी विषय के तथ्यों और विधियों को सीखने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है। टेक्स्ट बुक कभी कभी उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि छात्रों के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, मतलब उसमें अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं जिससे शिक्षार्थी के ज्ञान और समझ को परखा जाता है। ए वर्कबुक जो होता है जिसमें बच्चों को अभ्यास के प्रश्न दिए जाते हैं और केवल क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइजेज होते हैं, वो भी एक तरह का टेक्स्ट बुक माना जाता है। अब तो टेक्स्ट बुक क्या होता है ये हम लोग को समझ में आ गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्या पहचान होती है, क्या विशेषताएं होती हैं।
तो पहला कि उसमें फ्री स्पेस होना चाहिए, मतलब बुक ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी तरह से भरा नहीं, उसमें स्पेस होना चाहिए, लाइन में स्पेस होना चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए, उसमें फोटोग्राफ्स होने चाहिए, दृश्य होने चाहिए, और बच्चों के एज के हिसाब से उसमें मटेरियल होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का डिज़ाइन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक कहानी के रूप में भी, स्टोरी लाइन भी होना चाहिए। पर उसके बाद टीचर्स इन टेक्स्ट बुक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किस टेक्स्ट बुक का, किस टेक्स्ट का पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो है बेसिक टेक्स्ट जो होते हैं, फिर मैनुअल्स जो नियमावली होते हैं, वर्क बुक जो अभ्यास कार्य पुस्तिकाएं या अभ्यास पुस्तिकाएं होती हैं, फिर कुछ बुक्स होते हैं जो कि रेफरेंस बुक्स होते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उस टॉपिक को अच्छे से समझा जाए। इसके अलावा अभ्यास पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, वर्क बुक स्कूल से दिए जाते हैं जिसमें बच्चे उसमें कार्य करते हैं, उनको लिखने के लिए या फिर मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए, ये सब के लिए दिया जाता है। अब बुक का मूल्यांकन कैसे करना है, किताबों का मूल्यांकन करने है, पहला तो ऑथरशिप से कि किस ऑथोरिटी, पब्लिशर कौन है, फिर ऑथर कौन है, इसके आधार पर फिर इसकी करेंसी नहीं, हम मुद्रित किस तरह से है, करेंसी नहीं मुद्रण होगा यहाँ पर, तो मुद्रण किस तरह से हुआ है, पब्लिशिंग किस तरह से हुई है, ये चीज़ को जानने के लिए, और पुस्तक को फिर उसका कवर कैसा है और रेलिवेंट है कि नहीं, वो सब्जेक्ट से या समय के अनुकूल है कि नहीं, उसका पर्पस क्या है बुक का, और उसके ऑडियंस मतलब उस बुक को पढ़ने वाले किस आयु वर्ग के लोग हैं, फिर वो में कितनी जानकारी जो भी दी गई है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना वो सार्थक है, कितना सटीक है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो सही है कि नहीं, और वो ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक है कि नहीं, बुक जो है किसी भी जानकारी को स्पेसिफिक जानकारी दे रहा है कि नहीं, और वो थॉरोदार पूर्णता के साथ पूरी जानकारी और इस विशिष्ट जानकारी दे रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तब बुक का इवैल्यूएशन होता है। अब 3 तरह के इवैल्यूएशन या अप्रेजल होते हैं बुक के। पहला होता है पूर्व उपयोग के पूर्व अप्रेजल, पहले यूज करने के पहले उसका अप्रेजल, फिर जब किताब का यूज कर रहे हैं, जब पढ़ाई जा रही है उस टेक्स्ट बुक से, तो उस समय उसका अप्रेजल या मूल्यांकन, और उसके बाद पढ़ाने के बाद मूल्यांकन। तो प्री यूज जो होता है, पूर्व उपयोग जो होता है, वो कोर्स बुक को लागू होने के पहले किया जाता है, और इन यूज होता है जब पढ़ाई चल रही है तब, और पोस्ट यूज कब होता है, जब कोर्स खत्म हो जाता है। तो प्री यूज इवेल्युएशन जो है ना, प्री यूज इवेल्युएशन या पूर्व मूल्यांकन जो होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक का इवेल्युएशन स्कीम जो है वो 2 एसेंशियल स्टेज में होता है। एक प्री इवेल्युएशन पूर्व मूल्यांकन चरण में होता है, किताब को यूज करने के पहले एक डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस फेज होता है, इसमें एक विश्लेषण का चरण होता है, या विश्लेषण या विवरण का चरण होता है, और उसके बाद एक मूल्यांकन का चरण होता है। तो पहला जो विश्लेषण या व्याख्या का चरण होता है, इसमें बुक के जो भी कंटेंट हैं उनको केयरफुली डिस्क्राइब किया जाता है, उनको एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस में उसे सावधानी पूर्वक वर्णित किया जाता है, जिसमें वो एक सीक्वेंस में होता है। बुक का सीक्वेंस क्या है कि टॉपिक का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सीक्वेंस, मतलब शुरू से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, मतलब कि उस इंक्रीजिंग रेट में उसका टॉपिक को चलना चाहिए, पहले शुरुआत का, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगले चरण में बढ़ना चाहिए। बुक का ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक का जो है वो एक सीक्वेंस में एक संगठित रूप में होना चाहिए, और टेक्स्ट और एक्सरसाइज उसके साथ जो भी है पाठ, और उसके साथ जो अभ्यास है, सब एक सिस्टम में होना चाहिए। और ये एनालिसिस फेज जो होता है उसमें
इस तरह के जानकारी को देखा जाता है, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस किस जानकारी को का विश्लेषण फेज में उसको देखा जाता है। उसमें विश्लेषण जब किया जाता है बुक का, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बुक का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये बुक किस ऑब्जेक्टिव को लेके चला है। इस बुक को पढ़ाने के बाद छात्र क्या क्या जान पाएंगे, ये देखना होता है। फिर वो बुक का स्तर क्या है, किस स्तर का बुक है, किस लेवल के बच्चों के लिए, किस ग्रेड का, कौन कौन सा कौशल को वो संबोधित कर रहा है, कौन सा स्किल डेवलप कर रहा है, हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन का स्किल डेवलप कर रहा है या क्वेश्चन आंसर स्किल, कौन सा स्किल को वो डेवलप कर रहा है, कौन कौन टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं और किस स्थितियों के लिए बुक है। इसके अलावा इसके लर्नर्स कौन हैं, इसके शिक्षार्थी किस लेवल के शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए बुक है, कितने समय की आवश्यकता है इस बुक को पढ़ाने में। इसके अलावा है कि इस बुक के अवयव कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, पढ़ाने के लिए क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स लिए गए हैं, इसमें हर यूनिट की लंबाई कितने यूनिट हैं और उनकी लंबाई कितनी है, मतलब यूनिट छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं, यूनिट का संगठन, जो भी पढ़ाई का यूनिट है, टॉपिक है, उसका जो यूनिट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके बाद इसका पहले क्या मूल्यांकन किया गया है और वाइल टीचिंग मूल्यांकन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं प्री इवैल्यूएशन में। तो ये स्टेज जो है इवैल्यूएशन का वो थोड़ा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक निर्णय शामिल है, क्योंकि टेक्स्ट बुक को जो देखेगा तो हर व्यक्ति का अपना अपने अपने सोच के अनुसार एक पर्सन का जो ओपिनियन है वो दूसरे पर्सन से अलग होगा। हर व्यक्ति का निर्णय एक दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, इसीलिए समूह मूल्यांकन के लिए इसमें कहा जाता है, किसी भी किताब के पूर्व मूल्यांकन में समूह मूल्यांकन का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति हर व्यक्ति की राय अलग अलग होगी। अगर समूह मूल्यांकन होगा तो उस किताब टेक्स्ट बुक की अच्छाइयों को एक साथ देखा जा सकेगा और उसकी कमियों को भी डिस्कस किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें अगर प्री इवैल्यूएशन में समूह मूल्यांकन होता है तो उस एक चेकलिस्ट के जरिए उसकी अच्छाइयों और उसकी कमियों को हम एक लिस्ट बना एनलिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट में लिख सकते हैं। इस जनरल में टेक्स्ट बुक एवेल्युएशन में क्या क्या इशू को हम देखते हैं, तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि पहला कि जब प्री इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि क्या गोल है इसकी, ये पुस्तक पाठ जो टेक्स्ट बुक है, ये पाठ्य पुस्तक है, क्या हासिल करना चाहती है, मतलब कि ये छात्रों को क्या सिखा पाएगी, इसका क्या उद्देश्य है, क्या गोल लेकर ये पुस्तक लिखी गई है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद छात्र कितना नॉलेज एक्वायर कर सकेंगे। सिलेबस, इसमें इस किस सिलेबस के फ्रेमवर्क पर ये बुक आधारित है, मतलब सिलेबस जिस पाठ्यक्रम पर यह आधारित है क्या वो पर्याप्त है या उसमें और भी जोड़ने की या उसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता होगी। कुछ जैसे उदाहरण के लिए कि व्याकरण या उच्चारण के लिए अतिरिक्त गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा क्या, अगर ग्रामर की पुस्तक है तो उसमें क्या उच्चारण के लिए और अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना पड़ेगा। फिर तीसरा है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, व्हाट लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी इज द बुक बेस्ड ऑन, मतलब किस भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है, ये किसी भी अंतर्निहित सिद्धांत को की समझ प्रस्तुत करता है या नहीं। फिर कौन सी कार्य प्रणाली या कौन सी विधि पर यह किताब आधारित है, क्या यह शैक्षणिक रूप से सही है, ध्वनि नहीं यहाँ पर सही होगा, सही है, शैक्षणिक रूप से सही है या नहीं। इसके बाद इतना चीज देखने के बाद हमें और भी क्या देखना है कि क्या यह किताब टीचिंग के लिए आसान है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना आसान है, टीचर को अपील कर रहा है या टीचर को ये लग रहा है कि यह टीचर इसको पढ़ा सकता है, क्योंकि या फिर इसको बच्चे खुद ही पढ़ सकते हैं, या
टीचर इसको सप्लीमेंट्री मटेरियल इसके साथ पढ़ाने के लिए डेवलप करना होगा टीचर को। क्या इसके साथ, इस बुक को पढ़ाने के लिए इसके साथ कुछ और सप्लीमेंट टीचर को खुद डेवलप करना होगा, या यह केवल इस पुस्तक को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, या सीमित अनुभव वाले शिक्षक भी इसको या पढ़ा पाएंगे, या क्या यह देशी भाषा और गैर देशी भाषा मतलब कि जो मातृभाषा में पढ़ाने वाले हैं और दूसरी भाषा में, दोनों के लिए यह उचित है या पढ़ाया जा सकेगा, दोनों शिक्षक इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लर्नर अपील में क्या हुआ कि अब शिक्षार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है पुस्तक का मूल्यांकन कि कितना इंगेजिंग है ये लर्नर को, मतलब बच्चों को एनग्रॉस करके रखेगा कि नहीं, बांध कर रखेगा कि नहीं। अगर पुस्तक का डिजाइन चित्र और तस्वीर के साथ होगा तो बच्चों को यह अट्रैक्टिव लगेगा और बच्चे उस किताब से बंध पाएंगे। और टॉपिक और जैसे भी जो भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, क्या उसमें एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं जो बच्चों को बांध के रखेगा, बच्चों को में इंटरेस्ट पैदा करेगा। क्योंकि अभी बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो ये बच्चों को बांधने वाली शिक्षा पद्धति हो। ऐसी पुस्तक में ऐसे अभ्यास के प्रश्न हो जो बच्चे करके सीखें, स्वयं करके सीखें। क्या यह लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है या नहीं? Is the material clearly relevant to their perceived language learning needs? क्या यह उनकी भाषा अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो उसके लिए प्रासंगिक है कि नहीं? मतलब बच्चों का जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जिस तरह की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है, जिस पुस्तक से उनका लैंग्वेज का लर्निंग बढ़े, क्या वह उस तरह की पाठ्य पुस्तक है या नहीं? यहाँ पर क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बच्चे, या इसको पढ़ाने के लिए किसी टीचर की हम आवश्यकता हमेशा रहेगी, या बच्चे इसे खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं? तो ये हुआ शिक्षार्थी की तरफ से, शिक्षार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब का या टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन। फिर एंसिलरीज, एंसिलरीज का मतलब हुआ इसमें सहायक, इसमें कौन कौन से अन्य घटक शामिल हैं। जैसे इसमें शिक्षक के लिए कुछ एक्टिविटीज है, कुछ वर्क बुक है, कुछ टेस्ट है, कुछ वेब बेस्ड सपोर्ट है। क्या पुस्तक में ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें कि कंप्यूटर से कुछ सपोर्ट लेना होगा, कुछ कंप्यूटर पर आधारित भी टॉपिक्स हैं या उदाहरण हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट क्या पब्लिश्ड हैं या अवेलेबल है, मतलब इस पुस्तक में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट लिखी गई है या दी गई है, तो क्या वो आप वेब पर उपलब्ध है या प्रकाशन के द्वारा वो मुद्रित है, प्रकाशित है कि उसे खोजा जा सके, मिल सके। मतलब उसमें जो भी वर्क बुक या जो भी अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए या जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, क्या उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता है, क्या वो बाजार में उपलब्ध है या क्या वो नेट पर उपलब्ध है। फिर प्राइस, इस बुक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या यह बुक अफोर्डेबल है, क्या यह इच्छित खरीदारों के लिए वहनीय है, मतलब क्या इसका मूल्य ऐसा है कि लोग इसे जिन्हें पढ़ना है, छात्र या शिक्षक इसको खरीद पाएंगे, मतलब बहुत महंगी तो नहीं है। ये हुआ इसका बुक प्री इवैल्यूएशन, मतलब बुक को पढ़ाने से पहले इसका इवैल्यूएशन, इसकी वांछनीयता को जानना। फिर अब जब बुक यूज में है, जब पढ़ाया जा रहा है टेक्स्ट बुक, तो उपयोग में जब मूल्यांकन कैसे करना है, तो इसमें उपयोग में जब हम देखते हैं इन यूज इवैल्यूएशन जो है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ पर केंद्रित रहता है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि वैश्विक ज़रूरतों, मतलब इंस्टीट्यूशन की नीड्स को पूरा कर रहा है कि नहीं। ये बुक को जब हम पढ़ा रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूशन है, जिस संस्था में ये बुक पढ़ाई जा रही है, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, तो उसकी नीड्स के लिए ये आवश्यक है कि नहीं। इफ टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, अगर परीक्षण महत्वपूर्ण है तो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ टेस्ट में बी इवेल्युएटेड क्लोजली। अगर लैब वर्क इन यूज में, अगर इसमें लैब वर्क का इम्पोर्टेंस है तो लैब वर्क की व्यवस्था और
इसके अलावा पेडागोजिकल इफेक्टिवनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ ऑनलाइन कंपोनेंट्स में बी इवेलुएटेड इन डेप्थ। जब अब बुक में हमने देख लिया कि ये चीज़ें इसमें चाहिए और अगर वो चीज़ें अवेलेबल है, तो सब अब ऑनलाइन घटकों का अगर शैक्षणिक प्रभावशीलता को हम अगर इसको हम इन यूज़ में देखेंगे कि ये ऑनलाइन में भी इसके मटेरियल उपलब्ध हैं या ऑनलाइन में भी ये बुक सप्लीमेंटेड हो सकता है, तो इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं ऑनलाइन कंपोनेंट से भी। अगर स्कूल एक युवा शिक्षार्थी कार्यक्रम से एक वयस्क कार्यक्रम में छात्रों को स्थानांतरित करता है कि अब इस यूथ से हम एडल्ट एजुकेशन की ओर ले जाते हैं, तो क्या यह पुस्तक का ट्रांजिशन कोर्स बुक से फिर वो प्रोग्राम के बुक के लिए किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से कक्षा के अनुभव के संदर्भ में जब क्लास में किताब पढ़ाई जा रही है, यूज बुक का जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो क्या यह इस पर निर्भर करता है इन यूज में कि छात्र इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। इसके उपयोग से इसका मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन इन यूज होगा, यह इस पर फोकस करेगा कि यह बुक किस तरह से क्लासरूम में फंक्शन कर रहा है। अब ये बुक को मॉनिटर करने में ये देखना है कि इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, वो ये फॉलोइंग पर्पस को सर्व कर रहा है कि नहीं। अब कौन कौन सा पर्पस को सर्व करेगा, तब ये बुक इन यूज इसका इवैल्यूएशन होगा। तो इन यूज इवैल्यूएशन करने में अगर बुक फॉलो ये पर्पस को सर्व कर रहा है, तो इसका इन यूज इवैल्यूएशन पॉजिटिव होगा। तो पहला है कि टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ वेल द बुक वर्क्स इन प्रैक्टिस एंड हाउ इफेक्टिवली इट अचीव्स इट्स एम। पुस्तक व्यवहार में कितने अच्छे से काम कर रहा है और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, इसके बारे में प्रतिक्रिया हमें छात्रों से और शिक्षक से मिलती है। तो इन यूज में इसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। द मॉनिटरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑनगोइंग कंसल्टेशन विद टीचर। अब टीचर से ये इशू पर बात करके पता चलेगा कि इन यूज ये बुक का कितना इम्पॉर्टेंस है या कितना ये फ्रूटफुल हो रहा है इसका इवैल्यूएशन की। इज देयर टू मच और टू लिटिल मटेरियल। जब पढ़ाते समय जब क्लास में पढ़ाई हो रही है, बुक इन यूज में है, तो शिक्षक से हम इस बात पर कंसल्ट कर सकते हैं कि इसमें जो भी मटेरियल है क्या वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। इज इट एट द राइट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। क्या ये छात्रों के स्तर के मुताबिक है, सही स्तर पर है, छात्रों के एज के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से क्या इस पुस्तक में जो चीज़ें दी गई हैं क्या उनके उस क्लास के उस ग्रेड के बच्चों की योग्यता के अनुकूल है, उनके एज के अनुकूल है कि नहीं, ये पता करना। फिर व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक आर प्रूविंग लेस एंड मोस्ट इफेक्टिव। मतलब ये बुक में कौन सा चैप्टर बहुत इफेक्टिव है और कौन सा बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, कौन सा पहलू इसका बहुत कम और कौन सा बहुत प्रभावी साबित हो रहा है। ये भी इन यूज इवैल्यूएशन पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक यूजफुल है, कौन सा लेस यूजफुल है। What do teachers and students like most or least about the book? किताब में टेक्स्ट बुक में टीचर या स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, उसका वर्क बुक पसंद कर रहे हैं, उसका जो भी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट है उसको पसंद कर रहे हैं, या उसका टेक्स्ट जो है मटेरियल उसको पसंद कर रहे हैं, और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, ये जानना। फिर वेरियस अप्रोचेस टू मॉनिटरिंग द यूज ऑफ बुक आर पॉसिबल। या क्या बुक को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग अप्रोच से ये क्या पॉसिबल हो रहा है कि ये बुक को मॉनिटर किया जा सके। मतलब इसको थ्योरी के रूप में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के रूप में भी, प्रैक्टिकल में भी, क्या ये संभव है। इस उसके बाद ये इन यूज में इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद इससे जो रिजल्ट आएगा उससे हम वो बुक का क्रिटिकल अप्रेजल में एक हो गया प्री यूज का, फिर इन यूज का हो गया, अब पोस्ट यूज में देखना है। पोस्ट यूज मतलब जब बुक का यूज हो गया, कोर्स खत्म हो गया, तो पोस्ट यूज इवैल्यूएशन में हमें ऐसी जानकारी मिलती है उस बुक के बारे में जो हमें यह तय करने में मदद करती है
कि भविष्य में इस बुक को यूज़ करना है कि नहीं, फ्यूचर प्रोग्राम में या पढ़ाई में इस बुक को यूज करना है कि नहीं। तो इसका टेक्स्ट बुक का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो हमें लंबी अवधि में मिला, पूरे साल में जब बुक पढ़ाई गई उसमें खरीदने के पहले, फिर न्यूज में जब हमें मिला, तो ये लेंदी पीरियड तक इसका इवैल्यूएशन किया गया और इससे हमें जो जानकारी मिली, तब पब्लिशर्स डिसाइड करते हैं कि ये नया, इस बुक का नया एडिशन पब्लिश किया जाए या नहीं। मतलब उस बुक से ये पता करना कि क्या ये बुक छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए टेक्स्ट बुक उपयोगी हो रहा है या नहीं, इसकी डिमांड है कि नहीं। तो तभी पब्लिशर्स जो होते हैं वो न्यू एडिशंस को छापने की सोचते हैं। तो द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन सीट्स और अदर फॉर्म्स ऑफ रिटर्न फीडबैक जो भी मिलता है टीचर्स से या स्टूडेंट से, जो ब्लॉग में होता है, ऑनलाइन फोरम्स में बुक का रिव्यू लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें, या टीचर्स ब्रीफ नोट बनाकर पब्लिशर्स को देते हैं कि इस बुक में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, क्या सुधारने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें पोस्ट यूज इवैल्यूएशन के तहत आता है और ये पब्लिशर और ऑथर को भेजा जाता है ताकि वो अपनी बुक में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो टीचर्स का जो रिव्यू होता है बुक के लिए, वो रिटन रिव्यू किसी व्यक्ति के द्वारा या टीचर्स के पूरे ग्रुप के द्वारा, या कोई एक टीचर अपने एक्सपीरियंस को, बुक जो बुक के साथ उसका एक्सपीरियंस होता है, या बुक जो उसको में बुक्स में क्या चीज़ें उसे पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई, ये सारा चीज़ वो रिव्यू करके लिखता है और उससे पोस्ट यूज इवैल्यूएशन होता है। स्टूडेंट्स का रिव्यू भी, कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, उनको बुक से क्या सहूलियत मिली, क्या दिक्कत हुई उस बुक में, उनके कौन से रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे टिप्पणी करते हैं या कमेंट्स करते हैं, वो पोस्ट इवैल्यूएशन बुक का होता है। तो पोस्ट यूज इवैल्यूएशन जो होता है बुक का, वो इंफॉर्मेशन देता है कि क्या बुक को फ्यूचर प्रोग्राम के लिए या फ्यूचर कोर्स के लिए कंटिन्यू किया जाए या नहीं, या फिर बुक को चेंज किया जाए। तो ये हुआ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए कि पहला तो टेक्स्ट बुक का क्वालिटी पेज का बहुत अच्छा होना चाहिए और कंटेंट जो है वो इजीली आँख में आसानी से, बहुत छोटे छोटे लिखे रहेंगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी, बहुत बड़े लिखने से भी वो बहुत स्पेस खींचेगा और बुक मोटी हो जाएगी तो देख कर बच्चे घबरा जाएंगे जितनी मोटी बुक पढ़नी है। तो इसलिए कंटेंट इजी, आँख को आराम मिले और पेज का क्वालिटी भी अच्छा हो। फिर टेक्स्ट बुक की बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, परमानेंट बाइंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते वो लूज हो और खुल जाए। तो गुड क्वालिटी की बाइंडिंग भी बुक लंबे समय तक बुक को टिकने में मदद करती है। लूजली बाउंड जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं पढ़ने से, क्योंकि वो खुल खुल के गिरने लगते हैं, उनके पन्ने खुलने लगते हैं, तो बच्चे उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए बाइंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर लैंग्वेज जो होना चाहिए बुक का, वो प्रासंगिक होना चाहिए और सही होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने में बहुत क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए और बहुत ऐसी भाषा भी ना हो जो कि बोलचाल की भाषा हो। मतलब बच्चे उससे सीखें, उनकी लर्निंग हो, उनकी भाषा इम्प्रूव करे, शुद्ध होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए बच्चों की लेवल से, बहुत डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। अदर कंटेंट की व्हाट टॉपिक्स एंड थीम्स आर कवर्ड एंड आर दे अप्रोप्रिएट फॉर टारगेट लर्नर्स और नॉट, ये भी देखना है कि क्या क्या टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है, वो बच्चों के एज और ग्रेड के हिसाब से सही है कि नहीं। मतलब जिस एज के नॉर्म को, ग्रेड के नॉर्म को वो फुलफिल करते हैं कि नहीं। बच्चों की एबिलिटी उनके एज के हिसाब से होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से किताबें हैं या नहीं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बुक वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, उसका यूनिट्स, उसके लेसन्स बहुत बड़े बड़े तो नहीं हैं, उसके सब यूनिट्स आसान आसान है ना, छोटे छोटे यूनिट्स में तो उसको बांटा गया है टॉपिक को ना, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, और फिर उसमें जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो आसान है और उसमें वो कंसिस्टेंट हो, कोहेरेंट होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए।
और बच्चे पहले हल्का टास्क सीखें, उसके बाद उनको धीरे धीरे उनके डिफ़िकल्टी के लेवल को बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे इसे आसानी से सीख पाएँ। तो that's all about the critical appraisal of textbooks. It will apply all subjects textbooks. So thank you.